क्लास 9th का गर्ल्स शिफ्ट का पेपर जो आज के पेपर आए हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैथ का पेपर है और ये आज ही हुआ है 5 तारीख तीसरा महीना 2025 को। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि ये बोला है 1,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द x प्लस 3y इज इक्वल टू पी, देन द वैल्यू ऑफ p। तो p की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे 1 और 2 की जो वैल्यू है वो हम मान लेंगे। क्या x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है 2। हमने इसके अंदर इक्वेशन के अंदर रखी है x की जगह पे 1 और 2 जो है y की जगह पे। तो वैल्यू है 3 इंटू 2 6 और 6 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 7। तो यानी कि इस तरीके से जो ऑप्शन आ गया आपका सी ऑप्शन आ गया है ना। तो इसका आंसर क्या है सी है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला, तो यानी कि क्या आएगा इसका आंसर 2, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर आता है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर इफ़ टू गिवन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड एक्स वाई जेड आर कॉन्ग्रेंट। तो जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसकी सेम चीज़, जैसे ये दिखाई दे रहा है वैसे ये बराबर होना चाहिए, ये दिखाई दे रहा है वैसे ये बराबर होना चाहिए। 90 यहाँ है तो 90 यहाँ होना चाहिए। तो इस केस के अंदर जो हमारा जो गलत वाला है इसमें पूछा था नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट का जो आंसर है वो क्या है डी ऑप्शन, ए सी बराबर है एक्स वाई के। क्योंकि ए सी बराबर एक्स वाई के हो ही नहीं सकता, ये ए सी बड़ा है और एक्स वाई हमारा छोटा है, ये इसके बराबर होना चाहिए था। तो इसके अंदर यही ऑप्शन गलत है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है √3 से डैश नंबर। तो अंडर की वैल्यू नहीं निकल सकती, इसीलिए क्या कहलाएगा इरेशनल नंबर, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर कहते हैं। तो इसका आंसर आपका 4 है, 4 का डी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 5 में क्या लिखा हुआ है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री सेल्सियस 180 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी, एरिया क्या होगा उसका। तो उसके लिए हमने क्या करा इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया, सभी साइडें बराबर होती हैं, सभी साइडें बराबर लिख ली। फिर सभी साइडें बराबर तो सभी एंगल से भी बराबर होंगे। तो 3 एंगल्स जो हो गए हमारे क्या हो गए, मतलब साइड जो हो गई हमारी क्या हो गई, साइड की बात चल रही है, पैरामीटर दिया हुआ उसमें। तो पैरामीटर के लिए हमने तीनों साइडों को ए मान लिया। तो ये हो गया हमारा 3a इजकल टू 180। ए की वैल्यू यहाँ से निकल गई 60। फिर हमने उसने पूछा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, एक एरिया फाइंड आउट करना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। इसका मतलब ए की वैल्यू 60 आई थी, 60 को 2 बार लिख लिया। फिर हमने 4 के पहाड़ से इसको कट कर लिया, 4 1 जा 4 4 5 जा 20 और फिर हमारा ये आ गया 15 की मल्टीप्लाई 6 से करी तो 900। ठीक है, तो 900√3 जो है ऑप्शन कौन से में आ रहा है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 का क्या है बी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए 6 में क्या है इफ़ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट क्या होता है जिसका एंगलों का सम क्या है 180 है। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा ए है। ठीक है, 180 डिग्री गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मैंने सही नहीं पढ़ा, इसमें पढ़ा है कि इफ़ एन एंगल इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट तो देन द एंगल इज़। तो कोई एंगल अपने ही सप्लीमेंट के बराबर हो तो वो कौन सा एंगल होगा भाई, 90 और 90 को जोड़ के ही तो आपका 180 बनेगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हाँ जी। फिर आता है आपका 7th क्वेश्चन। 7 में क्या लिखा हुआ है पॉइंट 9 -7 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट कैसे बनता है हमारा, ऐसे एक एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करती है।
तो कौन से क्वाड्रेंट भाई, 9 जो है हमारा वो एक्स की वैल्यू जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू, तो वो किस में लाई करेगा, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू आपका डी सेक्शन में लाई करेगा, क्वाड्रेंट 4 के अंदर। फिर आता है आपका 8 क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी आर एस एंड क्यू पी टी द कॉमन एंगल इज, कॉमन एंगल कौन सा होगा, देखो दोनों में कौन सा कॉमन एंगल है, इसमें आर एस अलग है, इसमें क्यू टी अलग है, तो एंगल पी और पी दोनों में कौन सा एंगल कॉमन होगा, एंगल पी इज द कॉमन एंगल, तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा बी। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में पूछी है नंबर ऑफ़ यूक्लिड्स एक्सियम्स कितनी है, तो नंबर ऑफ़ यूक्लिड एक्सियम कितनी होती है, 7 होती हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर आता है हमारा 10वां क्वेश्चन कि पूछा है कि पी एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, पॉलिनोमियल की वैल्यू एक्स की क्यूब प्लस 1, तो -1 क्या होगा, जब हम -1 एक्स की जगह पे -1 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, फिर +1 हो जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा, +1 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी बनेगा इसके अंदर, ऑप्शन डी। ठीक है, 11वें का देखिए, 11वें में हमारा क्या लिखा हुआ है, द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 2:3 3:5 में दी हुई है, और इसका पैरामीटर दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड पूछिए, तो पैरामीटर क्या होगा, ये सारी साइड्स हैं, इन साइड्सों को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, है ना, रेशियोज को हमने क्या मान लेंगे, एक्सेस के फॉर्म में रख लेंगे, तो लेट द साइड ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 2x 3x एंड 5x, सबको मिला के उसने पैरामीटर दिया हुआ था तो 800 के सामने रख देंगे, इन सबको जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 को इससे डिवाइड कर काट दो या डिवाइड कर दो, तो कितना बचा, एक्स की वैल्यू 80, सबसे छोटी साइड कौन सी हमारी 2x है, अब 2x को हम क्या करेंगे, इसमें शॉर्टेस्ट साइड को लेके एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो हमारी कितना आएगा, 2 8 16 160 की आ गई हमारी एक साइड सबसे छोटी। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरा फुल समझा के करा रहा हूँ, आप इसे देख के चले जाना, कल बॉयज़ की शिफ्ट में बस थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, किसी में संख्या इधर से उधर हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन सेम आने वाले हैं सारे, थोड़े बहुत अलग होगा, बस आप उसको देख लेना एक बार, मतलब आपका 60% पेपर जो है वो सेम से ही होता है, इसमें बस संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उसने पूछा है कि द क्वाड्रेटल वेयर द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब ऐसा कौन सा होता है जिसके डायगोनल जो है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं और बराबर भी नहीं होते, तो वो क्या होता है, रम्बस होता है, तो 12वें का आंसर क्या है, सी है। फिर आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, टू सिमिलर कॉनिकल बर्थडे कैप ऑफ द इक्वल वॉल्यूम हैज़ रेशियो ऑफ देयर रेडियाई एज 1:2, द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, हाइट क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या चीज़ दिया हुआ है, दो सिमिलर कॉनिकल बर्थडे कैप है, सिमिलर है इसका मतलब एक छोटी है एक बड़ी है, बट दिखने में सेम है, कॉनिकल है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम बराबर दिया हुआ है, जिसकी रेडियाई हमारी 1:2 दी हुई है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको ऐसे सोल्व करेंगे, रेशियो को हमने क्या कर लिया 1:2 मान लिया, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है, 1/3 πr² होता है, दोनों के वॉल्यूम बराबर है छोटी बड़ी, तो एक को कैपिटल आर से डिनोट कर लिया, एक को स्मॉल आर से, एक को कैपिटल एच से डिनोट कर लिया, एक को स्मॉल एच से डिनोट कर लिया, फिर हमने वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू 1 मान के 1 यहाँ पे रख दिया, ये से ये कैंसिल, तो क्या हुआ 1 और यहाँ पे 2 आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इस एच को क्या कर देंगे इसके बटे में पहुँचा देंगे, तो क्या रेशियो हो गया 4:1 हो गया, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द क्लास इंटरवल 15 25 25 to 35 35 to 45 पूछा है नंबर ऑफ़ 35 इज़ इंक्लूडेड, किस में इंक्लूड होगा, तो अगर हम इस वाले को लेंगे 35 एक इसमें भी आ रहा है एक इसमें भी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं जब हम गिनते हैं काउंट करते हैं इसके अंदर
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, तो हम 15 से 25 से पहले पहले कर सकते हैं काउंट। इसमें 25 से 35 यानी कि 35 से कम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में 35 से 40, दैट मीन 35 को इसमें काउंट करेंगे और 45 से कम वाले काउंट करेंगे। तो 35 पूछा था, तो इसका मतलब कौन सा हुआ हमारा 25 से नहीं 35 से 45, दैट मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 14 का ए। फिर आता है मैम हमारा 15 में क्या करना है, तो सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में हम देखो, हमें पता है जब फॉर्मूला पता है कि ब्रैकेट लगा हो ए की पावर एम इंटू बाहर ब्रैकेट एन लिखा हो, तो उसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाती है पावर्स में। तो हमने ये प्रोडक्ट कर दी पावर्स में, और इंटू में 5 भी लिखा हुआ है। ये से ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर है, तो यहाँ 2 बचा, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब 2 के पावर 4 का मीन्स क्या होता है 16, मतलब 2 को 4 बार खोल दो और गुणा में 5 था ही, तो 5 लिख दो, तो 16 पंजे 80, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आता है हमारा 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल एट अ सर्कमफ्रेंस इज। सर्कमफ्रेंस आपको क्या निकालना है, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर। भाई डायमीटर से बनने वाला सर्कल का सेमी सर्कल पे बनता है ना, एट द सर्कमफ्रेंस इज, तो वो कौन सा कहलाता है, 90 डिग्री कहलाता है। जैसे कि ये फिगर दिखा है, डायमीटर से बना हुआ है, ये हमारा 90, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी अभी ऑफिशियल की ईयर्स आएंगी, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। बाकी मेरी तरफ से 100% ठीक ठाक है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। 17 के अंदर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ जीरोज़ या जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं इसके। तो इसके कितने जीरोज़ होंगे, देखो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन के एक ही जीरोज़ होता है, क्योंकि हम जब इसके सामने रखते हैं वैल्यू जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितने निकल के आएगी, एक ही तो निकल के आएगी, इसका मतलब एक जीरोज़ होगा। तो हमारे क्या है, जीरो, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 18 इसमें लिखा हुआ है हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ रेडियस इतनी, मतलब हेमिस्फेयर दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, और उसके बाहर साइड में पेंट कराने का रेट दिया हुआ है 600 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आउटर साइड का मतलब क्या हुआ, ये कर्ड सरफेस एरिया की बात चल रही है, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या, हेमिस्फेरिकल डोम, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम क्या होता है, 2πr² होता है। और इसमें हम फार्मूला वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास 3.5 थी, ये रही आर आपकी, तो वही हमने यहाँ पे रख दी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू काट के हमारा 0.5 इसकी मल्टीप्लाई कर लिया, 35 दूनी 70, मतलब पॉइंट कट गया, 5 की भी इसमें गुणा करी 0.5 की, तो 110 आ गया, इससे भी पॉइंट ख़त्म हो गया, 11 सत्ते 77। अब रेट भी दिया हुआ था, कॉस्ट निकालना है, क्योंकि हमारे को रेट कितना दिया 600 रुपये पर मीटर स्क्वायर। ये तो आपका वो निकल के आएगा, क्या बोलते हैं, यहाँ से आपका जो निकल के आएगा 77, वो आएगा आपका क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो हमें निकालना है कॉस्ट, तो 600 की गुणा भी हो जाएगी, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एसरेशन रीजन वाला क्वेश्चन। एसरेशन रीजन के अंदर हमारा क्या है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड कोड, उसको हम कोड कहते हैं। रेडियस इज़ द लॉन्गेस्ट कोड। अब देखो पहले वाले को समझो, पहले आप, पहले वाले में हमारा क्या पूछा हुआ है कि किसी भी लाइन सेगमेंट को एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स होते हैं, उसको सर्कल के, उसको हम कोड कहते हैं। दैट मीन्स कोड की डिफाइन लिखी हुई जो कि सही है। और रेडियस इज़ द लॉन्गेस्ट कोड, यानी कि रीज़न तो गलत है, बिकॉज रेडियस तो होता नहीं, डायमीटर होता है लॉन्गेस्ट कोड। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, आर इज़ फॉल्स, ए इज़ ट्रू, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में जब हमने इसको सॉल्व देखा, तो हाइट दी हुई है कोन की 24, डायमीटर दिया हुआ है 14, द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 15।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका रेडियस निकालेंगे, किसका, कोन का। तो कोन का रेडियस निकालोगे तो क्या आएगा आपका 7। अब 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 और 24 जो है हाइट हो जाएगी इसकी। 24 जो हाइट है, हाइट का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे 14 लिख दिया मैंने, वैसे 7 लिख रहा था। तो दोनों को जोड़ के जो है वो आपका सबसे बड़ी भुजा जो स्लैंट हाइट होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें तो उल्टा हो रहा है, हाइट आपकी बड़ी हो रही है और स्लैंट हाइट छोटी हो रही है ना। तो यानी कि ए एसरेशन इज द रॉन्ग, ठीक है। और रीज़न जो है इसका सही है कि हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो राइट एंगल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है, सबसे बड़ी भुजा हमारी स्लैंट हाइट होनी चाहिए और स्लैंट हाइट ही छोटी है। तो इसका मतलब एसरेशन गलत है इसका और रीज़न सही है। जब एसरेशन गलत हो और रीज़न सही हो तो कौन सा क्वेश्चन है आपका, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन डी, 20वें का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी, डी होना चाहिए, आर लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक आपका सेक्शन ए ख़त्म हो चुका है। अब सेक्शन बी शुरू होगा जो कि 5 क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर टाइप होता है, 2 मार्क्स के होते हैं। इसमें स्टेटमेंट थोड़ा बहुत ध्यान देनी होती है। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, ये दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने लगाया है कि रेशियो, आपको वॉल्यूम का रेशियो दे रखा 8/27, तो हमने वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बड़े वाला छोटे वाले के लिए आर और कैपिटल आर में डिफरेंस कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ये तो कैंसिल ही हो जाना है। अब ये जो क्यूब रूट बनना है दोनों का वो इस तरफ आ जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। और 8 का क्यूब क्या होता है 2 होता है, 27 का क्यूब क्या होता है 3 होता है। फिर रेशियो ऑफ द सर हमारे को निकालना था, क्या निकालना है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है फार्मूला रेशियो ऑफ सरफेस एरिया का, कि पहले छोटा जो बोला तो छोटा लिखो, बड़ा बोले तो बड़ा लिखे। तो 4πr² का फार्मूला होता है, हमने वैल्यू रख दी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मीन्स ये तो कट ही जाएगा ना, तो 4:9 आ गया इसका आंसर। फिर इसी का ही क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, हेमिस्फीयर दिया हुआ है, हेमिस्फीयर की रेडियस दी हुई है, हेमिस्फीयर में और कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होता। इसमें कर्व भी निकालना है, टोटल भी निकालना है। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। वैल्यू पुट करी हमने और ये आप देख सकते हो 7 के पार्ट से 3 का 21 काट दिया तो 3 बचा, फिर हमने गुणा कर ली, 3 दूनी 6 और 6 की आपके क्या बोलते हैं 22×3 = 66 और 21 दूनी 42, इसकी गुणा कर ली, गुणा करके हमारा ये आंसर आ रहा है। फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना था, टोटल सरफेस एरिया हमारा 3πr² हो रहा है। इसमें हमने वही काम किया, कटिंग करी और 63 आया, फिर इसकी भी गुणा कर ली हमने, ठीक है, गुणा करके हमारा ये आ रहा है। तो डैट मीन्स आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, 21वें का और भी और कोई 21वां भी। यहाँ पे आपका जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो एक ही एग्जांपल देना है आपको, कुछ भी दे सकते हो, बाइनोमियल का देना है जिसकी डिग्री 3 हो। तो हमने कोई एक एग्जांपल लिख लिया, माइनस लगा सकते हो चाहे प्लस लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 बस डिग्री उसकी 3 होनी चाहिए और 2 टर्म होनी चाहिए, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म, तो हमने 2 टर्म लिख लिए। ये एक एग्जांपल है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोला हुआ है कि ये दोनों तो आपके कॉन्ग्रेंट हैं इफ़ करके, तो सी क्या होगा भाई, ये सी है, इधर भी लास्ट आ रहा है, इधर भी लास्ट देखो, तो एंगल एफ बराबर हो गया। इसका क्या है एंगल एफ आएगा, इसमें डी एफ बराबर किसके आएगा, डी एफ देखो कैसे लिखा है, इधर डी एफ लिखा है तो इधर भी आपका ए सी आएगा, यानी कि ए सी साइड ए सी के बराबर है। दोनों ऑप्शन हो गए, लिखेंगे ऐसे कुछ।
एल की वैल्यू तो 17 आ गई, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, वो आपका होता है पाई। ये आपका पाई आर एल का फार्मूला लगा दिया, वैल्यू दी हुई थी 3.14, 22/7 नहीं देनी, 3.14 रखो और आंसर निकालो, मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका। ठीक है, फिर आता है 26वां। इसमें दो फार्मूले दिए हुए हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट फार्मूले भी लगा सकते हो, ठीक है, इसी में पुट कर देते हैं। तो इसको खोल के रखा था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2z एक्स, ये प्लस का फार्मूला होता है। इसके अंदर माइनस माइनस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाले वाई जेड वाले होंगे प्लस के, ये देखो वाई जेड वाले प्लस के, और एक्स वाई वाले माइनस के, वाई एक्स जेड माइनस के होंगे, लेकिन ब्रैकेट लगा के लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब जब हमने इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारा को क्या मिलेगा, ये जो प्लस के तो वो माइनस के, जो माइनस के तो वो प्लस के, तो ये होगा हमारे माइनस के, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के। देखो सारे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जो होगा वो क्या हुआ, कट गए, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है तो वो कट गया। अब बचा क्या, 2xy जब बचा, इधर भी 2xy है, इधर भी 2xy है, क्योंकि ये कटा नहीं था ना, प्लस हो गया था। तो ये हो गए हमारे 2xy 4xy, और इधर वाई जेड कट गए हमारे, ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये कट गए, 2zx बचा, इधर 2zx, ये प्लस के हो गए। कॉमन निकाल सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि x और 4 कॉमन निकल रहा है तो निकाल दिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका 26वें का आंसर है। फिर आता है हमारा 27वां। इसमें क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो, ये फिगर दिया हुआ, पी क्यू लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपका पॉइंट दे दिया हुआ है भाई, इंटरसेक्ट कर रहे हो उससे क्या मतलब, आप ये वाले एंगल चेक करो, पी ओ आर ये वाला, आर ओ क्यू ये वाला, ये दोनों एंगल कैसे बनना है, पी ओ क्यू इज़ ए लाइन, दैट मीन्स लीनियर पेयर बनना है। तो ये वाले एंगल को x और 5x और 7x मान लेंगे और लीनियर पेयर वाले में इक्वेशन में रख देंगे। ये रहा आपका सर, ये देखो मैंने रख दिया ना लीनियर पेयर वाले इक्वेशन में, इसको 5x मान लिया और 7x मान लिया, लीनियर पेयर में रख दिया, इन दोनों को जोड़ के 12x आ गया, 12 से डिवाइड कर दिया, आपका 15, x की वैल्यू 15 आ गई, x की वैल्यू 15 आ गई। तो आप कोई से भी जो भी एंगल 5x से आते हो, 5x की वैल्यू कितनी आएगी, 75 आएगी, जो कि बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के, क्योंकि सारे एंगल पूछे ना उसने, फाइंड ऑल एंगल्स। तो ऑल एंगल्स निकालने के लिए हमने पी ओ आर बराबर है एस ओ क्यू के, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, ये रहा हमारा पी ओ एस बराबर आर ओ क्यू, आमने सामने के बराबर, ये इसके बराबर, तो ये आ गए आपके। ठीक है, ऐसे ही ये वाले भी निकाल लिए, ये 7x है, एक आ गया 75 का, एक आ गया 105 का, और जो वैल्यू आई थी ना आपकी 15, इस 15 को इसमें रख दिया 5x में और 7x में, आंसर आ गया आपका। फिर आता है आपका 28, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। भाई देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं हिंदी में, उसको, और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम हो जाएगा एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, क्षैतिज रेखा एक्स एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस कहलाती है, और ऊर्ध्वाधर लाइन वाई एक्सिस कहलाती है। किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, मतलब क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो ये इसका आंसर है कार्टेशियन प्लेन का, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट कार्टेशियन प्लेन। तो अब अगला क्वेश्चन है इसमें, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। बहुत आसान है भाई, यही है एक तरीके से। इसमें इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है आप, इस वाली लाइन को अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें ग्राफ को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एक्स एक्सिस मान लें, तो वाई एक्सिस मान लें, तो ये हमारा जिस जगह पे इंटरसेक्ट होती है इस लाइन को बोलते हैं हम ओरिजिन बोलते हैं।
तो इसका आंसर क्या है, सेकंड वाले का आंसर है ओरिजिन। ठीक है, 28 का सेकंड ओरिजिन। इसी के अंदर और वाला क्वेश्चन है, और में क्या लिखा हुआ है, इसके आपको आंसर देना। नेम द पॉइंट रिप्रेजेंट -3, -5। देखो -3 ये रहा, -5 ये रहा, यानी कि इस पॉइंट का नाम क्या है हमारा, ई पॉइंट है। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑर्डिनेट ऑफ जी। जी कहाँ है, ये रहा जी। ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, वाई एक्सिस को बोलते हैं। तो जी के ऑर्डिनेट मतलब क्या है, कोटि। कोटि कितना है हमारा, -4 है। ठीक है, ऐसे एब्सिसा पूछा है। एब्सिसा मतलब भुज, हिंदी में बोलते हैं भुज। ठीक है, ऑर्डिनेट को बोलते हैं कोटि। तो आपको एब्सिसा फाइंड आउट करना है, डी का। डी ढूंढो कहाँ है, डी है यहाँ। एब्सिसा किसे कहते हैं, 6। तो आंसर हो गया 6। ठीक है, ये आपका 28 का और क्वेश्चन है। ये आसान है, ये भी आसान है, कोई भी कर सकते हो आप। पेपर में तो एक ही करना होगा। आप 29 देखिए। 29 में क्या पूछा है, प्रूव दैट द डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये थ्योरम ही है पैरेललोग्राम की, आपको ये पता करनी है, प्रूव करनी है। तो हम इसको पैरेललोग्राम बना लेते हैं, और ये डायगोनल हो गया हमारा AC। ABCD से पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखाना है। तो इसका मतलब ABC बराबर है ADC। मतलब इन दो ट्रायंगलों में देखेंगे, ये दोनों आपस में अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होती है, ये भी बराबर होती है, ये कॉमन पार्ट हो गया है ना। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, साइड रोल से। अब इसी के अंदर और भी है 29 का, और इसमें पूछा है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A सो दैट द इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। सेम फिगर ही है, यही वाला। ठीक है, इसी फिगर को हमने क्या कर लिया, जैसे ऊपर प्रूफ किया था, सेम एज वैसे प्रूफ कर लिया। उससे हमने बस ये लिख देना है कि ये दोनों ट्रायंगल तो हमने सिद्ध करे हुए हैं। भाई आप मत लिखना, आप ऐसे ही प्रूफ करना पीछे की तरह। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC बराबर है DAC, क्योंकि बाय CPCT। ऐसे ये बराबर है इसके बाय CPCT। ये हो गया प्रूफ आपका। बस ये इसका ये वाला पार्ट जो है पुराने वाले से मैच कर दूँगा मैं। ठीक है, दोबारा नहीं लिख रहा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आता है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब बताओ 3 रेशनल नंबर निकालना है, बेस सेम है, तो 3 पूछे तो 4 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। ये ने आपके 4 से गुणा कर दिया हमने ऊपर नीचे, तो 3 चौक 12, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 5 चौक 20। 3 रेशनल नंबर निकालने थे, 12 से अगला 13 और 14, फिर 15। आ गए आपके 3 रेशनल नंबर, खत्म। देखो बुक का क्वेश्चन है ये भी। प्रूव दैट द इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। आपको प्रूफ क्या करना है कि सेंटर पे बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं यदि कोड आपकी इक्वल है। तो ये आपका 31वें का आंसर है कि आपको दिया हुआ क्या है, AB बराबर है CD, कोड आपके बराबर दे रखी। तो हम 2 ट्रायंगलों में देखेंगे, इन 2 ट्रायंगल में देखा। फिगर देखो बनानी है, बनाना पड़ेगा आपको, फिगर के अच्छे नंबर्स मिलते हैं। AB बराबर है CD के, गिवन है AOD एक ही सर्कल की रेडियाई है, ऐसे ये भी रेडियाई है। तो 3 चीज़ मिल गई, तो आपको बोलेंगे ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD। साइड रूल से एंगल AOB बराबर हो गया एंगल COD बिकॉज ऑफ ये इसका CPCT। मतलब फल तो लेना पड़ेगा ना, CPCT मिल गया आपको, हैंस प्रूव्ड। 32 ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ये आपको 2 डाटा दिया हुआ है, सेक्शन A सेक्शन B का। उसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है अलग अलग दोनों की, लेकिन ये चीज़ सेम है। डाटा कंटिन्यूस है। आपको निकालना क्या है, रिप्रेजेंट द मार्क ऑफ द स्टूडेंट। सेम ग्राफ पे बताना है, 2 फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। विच सेक्शन इज़ बेटर परफॉर्मेंस, और ये भी बताना कौन सा सेक्शन जो है सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया करी है किस सेक्शन में। तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, नॉर्मली इन सब के और सम ऑफ वो कर दो, एवरेज निकाल लो, पता चल जाएगा। ठीक है।
वो मैंने निकाला नहीं, देखिए आप पहले। ये हमारे पास ये दो क्या है, टेबल है। इन टेबल के हमने एक्सआई निकाल लिया, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए एक्सआई कैसे निकालते हैं? एक्सआई हमारा निकलता है, एक्सआई निकलता है ये जो लोएस्ट क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट, लोएस्ट लिमिट अपर लिमिट बटे में 2, यानी कि 0 और 10 को जोड़ा तो 10, 10 बटे में 2, ऐसे 10 और 20 को जोड़ो तो कितना आएगा 30, 30 बटे में 2 मतलब 15। आप नॉर्मली इनके बीच का गैप भी ले सकते हो। ये आ गया आपका एक्सआई, ठीक है। फिर आती है हमारी फ्रीक्वेंसी, जो कि सेम होती है, ये भी सेम। सेक्शन ए के लिए मैंने फ्रीक्वेंसी ए मान लिया, सेक्शन बी के लिए फ्रीक्वेंसी बी मान ली, और ये सॉल्व कर दिया। फिर हमने इसका ग्राफ बना दिया। देखो कुछ इस प्रकार बनेगा, इसको आपको बराबर बराबर लेना है। ये हमने बीच का गैप ले लिया, ये इधर वाला आपका 0 से 2 है, इधर वाला 0 से 10 है, ठीक है। आप इसमें चाहे तो एक जिग जैग बना सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 से 2 में बहुत बड़ा जा रहा है, और यहाँ पे आपका क्या है थोड़ा सा वो आ रहा है। तो आप बनाना चाहो बना सकते हो, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये आपका जिग जैग हो गया। अब इसमें वैल्यू बोली थी उसने 0 से 10 पे कितनी है, बीच में लेनी है। 0 से 10 के बीच वाला ये वाली वैल्यू हो गई, ठीक है। 0 से 10 के बीच में ये वाली वैल्यू हो गई, और कितनी दी हुई है 5 दी हुई है, नहीं फ्रीक्वेंसी एक ही दे रखी है 3, तो 3 आप यहाँ पे 2 और 4 के बीच में आएगा। एक स्केल मानना पड़ता है इसमें, स्केल हम 6 या 7 डिवीज़न ले लेते हैं। ये देखते हैं कैसे लेते हैं। देखो यहाँ पे है सबसे छोटी नंबर क्या हमारा 1, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 19। अब 19 तक लाइन तो खींचेंगे नहीं, तो हम क्या करें 19 के आधे कर लें 18। 19 के आधे कितने होते हैं, 18 के आधे मान लो 9, यानी कि डिवीज़न आपकी 9 या 10 डिवीज़न बना सकते हो आप स्केल लेके, 2 4 6 8 10 ऐसे। फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे एक एक की। पहले 3 रखा, फिर 9 रखा, फिर 17 रखा, फिर 12 रखा, और फिर अंत में 9 रखा। फिर हमारा ऐसे बी वाले ग्राफ के लिए हमने क्या कर लिया, पॉइंट लगा के 0 दिखा दिया, इसको ऐसे मेंशन भी कर दिया। ये हमारा वैल्यू हो गई, सभी की वैल्यू इसकी। तो आप देख सकते हो जो हमारे 10 से 20 नंबर लाने वाले जो बच्चे हैं वो किसके अंदर, आपके ये पहली वाली सीरीज़ में कम है। पास होने वाले बच्चे जो हैं इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यानी कि परफॉर्मेंस, आई थिंक परफॉर्मेंस एक ही जो है, जो उसने पूछा ना बेटर परफॉर्मेंस किस सेक्शन की बेटर परफॉर्मेंस है, तो मेरे हिसाब से बेटर परफॉर्मेंस जो है वो आपकी एक ही है, सेक्शन फ्रीक्वेंसी ए वाले की, सेक्शन ए वाले की। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसी का ही मतलब पार्ट क्या दिया हुआ है, इस पार्ट में आपको ये दिया हुआ है 50 स्टूडेंटों का डाटा दिया हुआ है। आपको इसके अंदर ये डाटा दिया हुआ है, सेम डाटा है, देखो छोटा बड़ा नहीं है कोई भी, तो सेम आ चुका है। इसमें क्या करना है, ड्रॉ द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा। हमने हिस्टोग्राम बताना है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हिस्टोग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है आपका हिस्टोग्राम। इसमें आप टेबल बनाना चाहो तो टेबल बना सकते हो, मैं डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये आपकी टेबल है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 0 से 5 पे 8 है ना, तो हमने यहाँ पे 0 दिखा दिया। देखो इधर भी 2 है, इधर भी 0 है, सही है। तो ये ध्यान रखना जिस जगह पे जिग जैग की ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं लगानी, ज़रूरी नहीं है हर जगह लगाओ ही लगाओ। तो 0 से 5 है यहाँ पर आपका, तो 0 से 5 आपके कितने गए हैं, 8 गए हैं। तो हमने यहाँ पर भी वैसे ही ग्राफ डाटा वो ले लेंगे और 8 ले लेंगे, तो ये आपका ये हो गया। फिर हमने 5 से 10 कर दिया, तो ये हो गया आपका 12 दिया था ना उसने, तो 12 हो गया। ऐसे 10 से 15 में कितने दिए हुए हैं, 10 से 15 में 15 दिए हुए, 10 से 15 ये डाटा इधर 15 पहुँच गया। फिर कितना दिया है, 10 दे रखा है, 10 15 से 20 में 10, 15 से 20 में 10। हिस्टोग्राम जो होता है ना चिपका चिपका के बनता है,
ठीक है, ये इसका आंसर हो गया हिस्टोग्राम का। एक क्वेश्चन और ये बोला है, क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट स्पेंडिंग लोएस्ट टाइम एंड हाईएस्ट टाइम ऑन द होमवर्क। कौन सबसे कम और कौन सबसे ज़्यादा करता है, डिफरेंस निकालना है आपको। तो देखो लोएस्ट पहले बोला है, लोएस्ट टाइम क्या है आपका, सबसे कम कौन कर रहा है भाई, लोएस्ट स्टूडेंट कितने हैं ऐसे, ये आपके हैं 5 स्टूडेंट लोएस्ट हैं। हाईएस्ट कितने पढ़ते हैं, ये आपके हाईएस्ट इधर 15, तो 15 में से 5 गए 10 घंटे आपके क्या हो गए, डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट इज स्पेंडिंग लोएस्ट टाइम। ठीक है, डिफरेंस करके बता दे 10 होगा। 3 क्वेश्चन, इसमें ए की भी वैल्यू दे रखी है, बी की भी वैल्यू दे रखी है, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना। कई तरीके हैं इसको करने के, मैं लॉन्ग तरीका बता रहा हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास ये है, बी की वैल्यू ये है, तो हम क्या करेंगे भाई, ए स्क्वायर पूछा है, बी स्क्वायर पूछा है, तो पहले ए स्क्वायर ही निकाल लो, इसका भी बी स्क्वायर निकाल लो। तो ये रहा, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर लग गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे लग गया। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपका 2ab है। यहाँ से आपका ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ऐसे बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल ली तो सेम ही आएगी बी स्क्वायर की वैल्यू। तो ये हमने निकाल दिया बी स्क्वायर की वैल्यू। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों को जोड़ने को बोला आपने क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना, तो दोनों को जोड़ दिया, एलसीएम लिया, तो इन दोनों की तो गुणा होती है, और नंबर है ना ये दोनों, तो यहाँ पे ये आ गया, इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, गुणा कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब सेम चीज़ है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ तो लग गया फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 8 64, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 15 का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 15, 15 दूनी 30, नहीं 4 15 चौक 60, 60 आ गया आपका आंसर। अब ऊपर भी ऐसे ही पूरा खोलेंगे तो क्या होगा भाई, इस प्लस वाली वैल्यू तो प्लस में ही आनी है 64, और ये वाली वैल्यू प्लस में आएगी, बट ये वाली एक माइनस का एक प्लस का, तो ये कट गया। तो 64 64 128, और 60 और 60 120, इन दोनों को जोड़ के 62, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है 62। 34, इसमें देखो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। आपको इसको पी क्यू वाले मेथड से फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, तो ये भी पी क्यू वाले मेथड से हो जाएगा। तो ये पी क्यू मेथड क्या कहता है कि इसका और इसका, इसके साथ में कोना 1 और लास्ट वाले को गुणा करने पर 120 चाहिए, जोड़ने व घटाने पर 22 चाहिए। तो हमने 120 के फैक्टर क्या करें, 10 की गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा 120। डेट मीन्स 12 बड़ा पहले लिखना है और छोटा बाद में। तो ये हो गया आपका 12x माइनस 10x इक्वल प्लस 120। तो इन दोनों में से कॉमन कौन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है x, इस पे x बचा, इस पे 12 बचा। ऐसे इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 10, इस पे x बचा और इस पे 12 बचा। ये माइनस प्लस कैसे आ गया, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस ही आना चाहिए। माइनस कॉमन निकलेगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक उठा लो, एक इन दोनों में से एक उठा लो, तो ये इसका आंसर 34 का फैक्टराइज है। फिर इसी का ही बी पार्ट है, 34 का बी, इसमें आपको डिवाइड करनी थी, है ना, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग। आप रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकते हो, उससे भी डिवाइड कर सकते हो। बाकी डिवाइड करने का भी तरीका बता रखा है मैंने पहले, तो उससे भी आप कर सकते हो। फिलहाल मैं रिमाइंडर थ्योरम से कर रहा हूँ। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, एक्स के सामने 0 रखा, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, पी एक्स वैल्यू दी हुई है 1 रखा, तो रिमाइंडर आ गया आपका -5। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आता है हमारा एक 35 क्वेश्चन, जो कि मुझे थोड़ा सा गलत लगा, क्योंकि इसके अंदर ए बी बराबर है ए डी के, ये ए बी है, ये ए डी के बराबर है। वैसे काइट का फिगर है आपका, ठीक है, देखने में
एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। हमने क्या करा, हमने ए पी बराबर एक ही को दिखाना है, ए पी बराबर एक ही हो गया। अब ये पॉसिबल कैसे, तीन चीज़ चाहिए होते हैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, तो वो तीन चीज़ नहीं है। मैंने कई तरह ही करा, देखो पहले मैंने इन दोनों को जोड़ के भी देखा, फिर भी नहीं आया, तो डेट मीन्स मुझे मिसिंग लग रहा है कुछ डाटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की जगह आप इसमें सेकंड वाला पार्ट कर सकते हो जो कि इजी है। सेकंड वाले पार्ट में क्या है हमारा, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये बराबर होंगे, और एंगल भी दिया हुआ है उसने बराबर, तो यहाँ पे ये इसके बराबर। आपको प्रूफ डैट करना है ए बी सी बराबर है डी ई एफ की, तो भाई प्रूफ तो हो ही गया है ना। ये देखो इसका प्रूफ हो गया, दो ट्रायंगल ले लिए, दो ट्रायंगल के नाम ले लिए, ये आपका प्रूफ हो गया। ए बी बराबर डी के ए सी बराबर डी एफ के गिवन है, एंगल बी ए सी बराबर है ई डी एफ के, ठीक है। ये सब गिवन है आपके। आइसोसेलेस तो बराबर तो होंगे, तो आप साइड एंगल साइड रोल से निकाल सकते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका पहला पार्ट तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। दूसरे पार्ट में पूछा बी ए सी इक्वल टू 30, तो बताओ डी एफ ई कितना होगा। अरे भाई जब बी ए सी, ये बी ए सी यहाँ पर है 30, तो दोनों एंगल तो बराबर हो गए। इफ़ क्या होता है इन ट्रायंगल एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, ये साइड बराबर है ना आइसोसेलेस है, तो ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। और एंगल से हम प्रॉपर्टी लग गई, तो इन तीनों को जोड़ के 180 बना दिया इन तीनों को, तो यहाँ से आपका एक्स की वैल्यू निकल गई, मतलब एक एंगल आपका 75 का निकल गया। अगर 75 का निकल गया तो हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं, ट्रायंगल पहले से बराबर है क्योंकि दिया हुआ था, अभी हमने ऊपर वालों से किया है ना, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर डी एफ ई बराबर होगा ए सी एफ ए, क्योंकि बाई सी पी सी टी, ये वाला पार्ट डी एफ ए यानी कि ये पार्ट आपका, ये वाला पार्ट डी एफ ई पार्ट जो है किसके बराबर हो, इस सी वाले के पार्ट के बराबर हो। और सी आपका निकल ही चुका है, सी भी 75 है, तो दोनों भी, ये भी 75 का ही होगा। केस बेस स्टडी इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा है, देयर इज रेक्टेंगुलर पार्क, इतना दिया हुआ है, मतलब ये वाला रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी साइड ये दे रखी है, उसमें बीच में एक ट्रायंगल पार्क है, ट्रायंगल एरिया है जिसमें फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है, जिसकी ये दिया हुआ है। अब हमारे को फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन व्हाट इज़ द सेमी पैरामीटर ऑफ ए गिवन ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इसका पैरामीटर निकालना है, सेमी पैरामीटर मतलब एस निकालना है आपको, गिवन फॉर्मूले वाला एस। तो ये आपका एस क्या होता है, सब की साइडों का जोड़, ये 5 है 12 है 13 है, सबको जोड़ दो तो कितना आ गया 30 आ गया, 30 से काट दो 15 आ गया, यानी कि सेमी पैरामीटर कितना आ गया 15 आ गया। अगला क्वेश्चन पूछा है इसने, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन का एरिया, रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया, तो क्या हुआ ये 90 और 74 के गुणा, भाई एरिया तो इंटू बी होता है, निकाल दिया। अब उसने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास टू बी प्लांटेड, ग्रास कहाँ प्लांट हो रखी है बताओ, कहाँ पर है ग्रास, इसके अंदर जो ग्रास है वो ये है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दो पूरे में से तो आपको ग्रास का पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा रहे हैं। अब ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार दिखाई दिया मुझे, एक में 12 एक में 5 है और एक में 13 है, इसका मतलब राइट एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, पाइथागोरस है ये, पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना। तो 5 12 13 जो होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 12 और 5 के 2 से काट दिया 30 आया, यानी कि घटा के आपका ये ग्रासिंग एरिया आ गया 6630 मीटर स्क्वायर। इसी के अंदर और वाला अगर किसी को करना हो तो और वाला देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग द फ्लावरिंग इतना दिया हुआ है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग द फ्लावर प्लांट,
अब भाई फ्लावर प्लांट के लिए ये चीज़ गलती हुई है ना, ये कॉस्ट नहीं होना चाहिए था, ये रेट होना चाहिए था यहाँ पे, तो रेट दिया हुआ है ये, ठीक है। फ्लावर प्लांट को लगाने का रेट इतना दे रखा 95 रुपये पर मीटर स्क्वायर से। आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग द फ्लावरिंग प्लांट, उसके लिए भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, जो कि हमने पहले ही निकाला हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। और कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेट की गुणा एरिया से कर देते हैं। तो रेट कितना 95 गुणा एरिया, एरिया से निकला फिर से कर दिया, तो ये आपका रुपए आ गए, इतने रुपए लगेंगे फ्लावर बनाने में, फ्लावर को लगाने में ट्रायंगुलर फॉर्म में। फिर आता है आपका 37 क्वेश्चन, जो कि एक STD बोर्ड का है, जो PQRS पे आपको 3 वोमेन बैठी हुई है फिगर के अंदर, और वो इक्वल है। ये देखो पढ़ा करो सही से, दीज 3 बोथ्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, तो आपको यहीं से मिलेगा आंसर। इक्विडिस्टेंस मतलब सभी आपस में बराबर दूरी पे बैठे हैं। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आपका फिगर है, बराबर दूरी पे बैठे हैं। आपको फाइंड आउट करना व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द ट्राइंगल, तो ये भाई सारी बराबर दूरी पे, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ना आपका। नाम ऑफ द कोड बताओ, कोई भी कोड बता दो। QR एक कोड है। आर्क बता दो, आर्क QR एक आर्क है। लिखने का तरीका देख लो, आर्क को ऐसे लिखते हैं, ऐसे आर्क का निशान लगा के। कोड कैसे लिखते हैं, फिर आपका आता है ये FOQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ OQR, ठीक है। तो उससे पहले ये भी निकालना था, सॉरी, मेजर ऑफ एंगल QOR, मेजर ऑफ एंगल QOR, देखो QOR ये पता करना है, यानी कि सेंटर पे पता करना है। यहाँ पे कितना था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो यहाँ पे सभी एंगल बराबर होते हैं, तो यहाँ हो गया आपका 60 डिग्री। ये देखिए, ये आपका दिया है M = एंगल QOR बराबर है ट्वाइस ऑफ इसके, बिकॉज ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये थ्योरम है, ये थ्योरम कहती है कि जो सेंटर पे है वो डबल हो जाता है ना। तो आपका QOR = आ गया 2 × 60 के, यानी कि 120 डिग्री। ऐसे ही आपका बाइसेक्टर बोला है, तो इक्विलेटरल तो था ही, ये 60 का है, तो आधा कितने का होगा, बोला ना बाइसेक्टर है, OQ इज द बाइसेक्टर। तो एक आपका ट्रायंगल एंगल का एंगल दिया है PQR 60 टोटल, तो आधा होगा तो कितना होगा, बाइसेक्टर मतलब आधा, यानी कि आधा इसका भी आधा कर दो, इसका भी आधा कर दो, ये आ गया आपका OQR 30 डिग्री। लास्ट है आपका 38 क्वेश्चन, जिसमें रीटा डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बांट रही भाई रीटा अपने बर्थडे पे। शी गेव द 2 पीस ऑफ द स्वीट टू ईच चाइल्ड एंड सिंगल पीस ऑफ अ स्वीट टू एडल्ट। बड़े को एक ही पीस देना है, छोटे 2 खा सकते हैं जी। देयर वर द 8 एडल्ट, 8 बड़े हैं और X चिल्ड्रंस है, पता नहीं है, और नंबर ऑफ पीसीज ऑफ Y जो बांटने हैं वो Y है। तो आपको इसमें बनानी होगी लीनियर इक्वेशन। चैप्टर 4 का है ये क्वेश्चन। क्या बोला है, राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बनानी है। देखो ये लिखा, बड़े को छोटे को 2 मिलेगी, नंबर ऑफ एडल्ट 1, टोटल एडल्ट 8 है, नंबर टोटल चिल्ड्रन हमारे X हैं, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्वीट्स वर Y है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपका भाई जितने एडल्ट हैं उनको 2, नहीं जितने बच्चे हैं उनको 2 मिलेंगे, तो बच्चे हमारे X हैं, सभी को 2 चॉकलेट मिलेंगे, 2 टॉप स्वीट्स मिलेंगी, तो 2 से गुणा कर दी। ऐसे ही बड़े को एक ही मिलना है, तो 8 कनेक्ट, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन बन गई। सेकंड पार्ट पूछा है इसमें,
हाउ many solution does a linear equation in two variables have? कितने हमारे सॉल्यूशन डज ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के हैं? तो भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है इफ़ डिस्ट्रीब्यूटेड इज 108 चॉकलेट, मतलब y की वैल्यू आपकी 108 है टोटल, तो फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कितने होंगे? सामने रख दिया हमने 108, इसको इस तरफ ले गए, घटा दिया 100, 2 इसके बटे में, तो आ गया आपका 50, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 50 है। इसमें अगर ये नीचे वाला पूछ लें सॉल्यूशन निकालो, 2 सॉल्यूशन, तो ये भी आसान है, किसी की भी वैल्यू रख दो इसके अंदर। मैंने x = 0 रख दिया पहले, तो ये तो ख़त्म ही हो गया, तो 2y = 9 या फिर y = 9/2। ऐसे 1 रख लिया तो 2y = 9 - 3 है ना, और y की वैल्यू तो y है। अब इसको इस तरफ ले गए तो ये हो गया आपके कटा के 6/2 और 3 आ गया आंसर। कैसी लगी आपको ये वीडियोस, और मुझे ज़रूर बताएं। आपके आई होप कल का एग्ज़ाम बॉयज़ शिफ्ट का अच्छा जाए। कुछ जो भी आपके क्वेरीज हों वो पूछे करें, बेस जिसका बनाना है वो पढ़ा करें, वो छुट्टियों में भागे ना, पढ़ा करें वो। ओके, थैंक यू।